प्यार को प्यार ही रहने दो। उसने पहली बार अपने प्यार को शब्दों का जामा पहनाया। मैं निशब्द होकर उसकी बात सुनती रही। उसने मुंबई में मेरे साथ रहते हुए क्या क्या अनुभव किया, सब बताया। फिर मैंने भी उसके प्रति अपनी चाहत और इजहार किया। समय के अंतराल में अल्हड़ प्रेम की नदी परिपक्व दोस्ती के समुद्र का रूप ले लिया, जिसमें ठहराव था, गहराई थी। इसका पूरा श्रेय शाम को जाता है, जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को ही अपने में समेट लिया था। रात को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में करवटें बदलकर थक गई तो उठकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। अचानक मेरी दृष्टि मैसेज रिक्वेस्ट पर चली गई। किस अनजान का है देखने के लिए मैंने क्लिक किया। लिखा था, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप पाखी त्रिपाठी है ना। आपकी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर कुछ चेहरा पहचान में आ रहा है, वही जो 40 साल पहले मुंबई में रहती थी। आपकी बहन का नाम गीता था और भाई का नाम गौतम। मैं श्याम गुप्ता हूँ, आपके पिताजी के मित्र का बेटा। यदि आपको याद हो तो मैं एक बार अपने माता पिता के साथ आपके घर आया था और हम साथ साथ मुंबई में घूमने गए थे। मेरी प्रार्थना है कि यदि आप मुझे पहचान गए हैं तो जवाब अवश्य दीजिएगा। अरे यह तो श्याम है। मेरी हल्की सी चीख निकल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। अकारण ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। देखा, पति गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे नाम के साथ मेरा सरनेम विवाह के बाद बदलकर मिश्रा लिखा था। उसके बाद भी वह मुझे पहचान गया था। उसके नाम पर मेरी दृष्टि जम सी गई। जवाब देने के लिए जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करने लगी, मन के अंदर से आवाज़ आई, सोच लो पहले क्या ठीक रहेगा। उसका नाम देखकर तो तुम्हें इतना अपराध बोध हो रहा है। उससे संपर्क रखने के बाद क्या होगा। तुम्हारी सुखी गृहस्थी है, वह भी शायद इसी स्थिति से गुजर रहा होगा। कोई फ़ायदा नहीं है दोबारा अतीत की गहराइयों में गोता लगाने से। विवाह के बाद यह रिश्ता मानसिक उलझन को क्यों न्योता देना। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। आरंभ से ही मैं दिल और दिमाग के मामले में बहुत संतुलित रही हूँ। मैंने अपनी उंगली क्लिक पर से हटा ली, लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर आकर लेट गई। तुम्हें इतना लंबा चौड़ा परिचय देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। श्याम, समय की मोटी चादर के ऊपर धूल की इतनी परतें जम जाने के बाद भी तुम्हारा नाम ही काफ़ी है मुझे तुम्हारी याद दिलाने के लिए। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हें मेरे प्यार पर कभी विश्वास ही नहीं रहा है। तो क्या ये टेलीपैथी थी जो रात को 2 बजे उठकर मैं अकारण ही लैपटॉप खोलकर बैठ गई। मैं मन ही मन बुदबुदाई। शायद पहले तो नींद आ भी जाती, लेकिन अब तो उसके स्थान पर खुली आँखों के सामने 40 साल पहले का दृश्य एक एक करके घने बादलों में बिजली की तरह चमकने लगे। 17 साल की रही होंगी मैं तब। मेरे पिताजी के एक मित्र भोपाल से अपने परिवार सहित मुंबई में हमारे घर अपने बेटे श्याम का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने आए थे। उनके 3 बच्चों में 2 बेटियां और थी। जब तक हॉस्टल में जगह नहीं मिली वह हमारे घर में ही रहा। उसके बाद भी जिस दिन भी छुट्टी होती थी वह हमारे घर आ जाता था। वह पहली बार मुंबई आया था, इसलिए मैं, मेरी छोटी बहन और भाई रोज ही कहीं ना कहीं उसे घुमाने ले जाते थे। हम सब का साथ उसे बहुत अच्छा लगता था। हमें भी उसके आने से घूमने का बहाना मिल जाता था।
श्याम बहुत कम बोलता था, लेकिन कभी कभी खामोशी भी जुबान से अधिक बोल देती है। उसने कब मुझे अपनी आँखों से ही मुख प्रेम निवेदन कर दिया पता भी नहीं चला, और मैंने भी मौन स्वीकृत देने में देर नहीं की, क्योंकि उसका कम बोलना ही मुझे उसकी ओर बहुत आकर्षित करता था। वैसे भी पहले प्यार की अनुभूति वह भी अल्हड़ उम्र में अद्भुत होती है, जब दोनों मिलकर ना तो भविष्य के लिए सपने देखते हैं, ना कोई योजना बनाते हैं, ना ही किसी बात की चिंता करते हैं, ना कोई कस्में होती हैं, ना कोई वादे किए जाते हैं। बस जरा सा कोई भरपूर नज़रों से देख भर ले या तारीफ कर दे तो चेहरा एक अलग सी आभा से चमकने लगता है। दर्पण के सामने से हटने का मन नहीं करता, उसी के साथ हर समय रहने का मन करता है। उसकी छोटी छोटी बातें अर्थपूर्ण लगने लगती हैं और प्यार के खूबसूरत एहसास के साथ अपने में ही सिमट कर रहने का मन करता है। सारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। आज के विपरीत वह जमाना ही ऐसा था कि दिल की बात को शब्दों का जामा पहनाने में इतना समय लग जाता था कि परिस्थितियां बदल जाती थी और प्रेम अभिव्यक्ति से पहले ही दम तोड़ देता था। यही मेरे और श्याम के साथ हुआ। उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिलते ही वह भोपाल चला गया और फिर उसके बाद कभी नहीं लौटा। उस जमाने में संपर्क करने का इतना आसान नहीं था, पत्रों का ही सहारा था। 4-5 पन्ना में लिखे, लेकिन उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। उससे संपर्क टूटने का मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करती, समय के साथ समझौता करना पड़ता है। चोरी चोरी छुप कर आंसू बहाती रहती थी। माँ ने उदास देखकर टोका भी तो बनावटी मुस्कुराहट से जवाब देती, कुछ नहीं माँ। समय बीतता गया, श्याम की यादों पर धूल की परतें चढ़ने लगी। धीरे धीरे बारिश के पानी ने उनको धो पोंछ भी दिया। मेरा विवाह हो गया और 2 बच्चे भी हो गए। अपनी गृहस्थी की उलझनों में व्यस्त रहने के कारण उसका नाम कहीं सुनती तो उसका धुंधला सा चेहरा आंखों के सामने आ जाता, इससे अधिक और कुछ नहीं। और आज यह उसका फेसबुक पर अप्रत्यक्ष संदेश, उसने तो मेरे पूरे अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया था। पूरे बदन में जैसे बिजली सी कैंधी गई हो। इसी को तो पहले प्यार की अनुभूति कहते हैं, जो उम्र के इस पड़ाव में भी नहीं बदलती। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह के 5 बजे रहे थे। मैंने अपने विचारों पर झटके से विराम लगाया और उठकर मुंह हाथ धोकर सुबह टहलने के लिए निकल गई। लौटकर थकान और रात भर न सोने के कारण सोफे पर ही अधलेटी होकर गहरी निद्रा की गोद में समा गई और तब जागी जब पति ने आकर उठाया और कहा, यह कैसे सो गई, उठो, 9 बज गए हैं। मैं हड़बड़ाकर उठी और रात की घटना याद करके ऐसा लगा जैसा कोई सपना देखा हो। श्याम के संदेश ने मेरे मन में हलचल तो मचा दी थी, लेकिन अपने निर्णय पर मैं अड़िग रहकर उसके संदेश का उत्तर नहीं दिया। यह क्या 4 दिन बाद ही फिर वही संदेश। इस बार मेरा मन डोल गया और मैंने अपने मन को समझाया, बात करने में हर्जी ही क्या है, देखूं तो सही वह क्या कहना चाहता है। इतने सालों बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया और जवाब में थोड़ा बनावटी रोष दिखाते हुए लिखा, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं पाखी त्रिपाठी ही हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें कैसे मेरी याद आई। याद तो उसकी आती है जिसे भूला गया हो, मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं। उसने सादगी से जवाब लिखा। यह अप्रत्याशित उत्तर सुनकर अपनी
बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करके मैंने उसी अंदाज में पूछा, फिर मेरे पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया? पिताजी के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बहनें बहुत छोटी थी। घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। जीवन को नया सिरे से जीना था। पिताजी के रिक्त स्थान पर मुझे मेरी योग्यता अनुसार नौकरी तो मिल गई, लेकिन वेतन इतना कम मिलता था कि घर का खर्चा चलाना भी कठिन था। उस समय की इतनी उलझनों के बीच तुम्हारे पत्रों की भाषा समझने वाले कोमल दिल पाषाण की तरह कठोर हो गया था। सब कुछ बेईमानी लगने लगा था। उफ, इतनी तकलीफ़ें झेली तुमने, मुझे बताते तो मैंने उदास मन से उत्तर दिया। तो उसने बीच में ही बात काटकर लिखा, क्या फ़ायदा होता, तुम्हें भी दुख ही पहुंचता। जब पूरा भविष्य ही अंधकार में लग रहा था, तब अपनी खुशी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 2 साल बाद मैं ऑफिस के काम से मुंबई गया तो तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तब तक तुम लोग वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद कैसे संपर्क करता तुमसे? काश उस ज़माने में भी मोबाइल होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। और तुम कैसी हो? ठीक हूँ, फिर बात करते हैं। मेरा मन अजीब सी उदासी से घिर गया था, इसलिए मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया और ऑफलाइन हो गई। मन बहुत उदास हो गया था, आँखों में आंसू छलछला गए। सोचने लगी, तकदीर भी क्या क्या रंग दिखाती है। कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। श्याम मेरी फ्रेंड लिस्ट में स्थान ले चुका था। 3-4 बार की चैटिंग से ही हमने एक दूसरे के परिवार के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। उसकी 2 बेटियां ही थी। पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा स्थान उसके जीवन में रिक्त ही रहा। यही मेरे साथ हुआ था। पति के नीरस स्वभाव के कारण दिल का कोना खाली ही रहा। एक दिन उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा। पहले तो मैंने कई बार टाला, लेकिन उसके बार बार आग्रह ने और पुराने ज़माने के विपरीत आधुनिक पुरुष स्त्री के बीच दोस्ती के संबंधी वाली सोच ने मुझे दुस्साहसी बनाने पर मजबूर कर दिया। इतने वर्ष बाद जब उसकी आवाज़ मैंने फ़ोन पर सुनी तो लगा कि मुख प्रेम निवेदन मुखरित हो गया था। उसने पहली बार अपने प्यार को शब्दों का जामा पहनाया। मैं निशब्द होकर उसकी बातें सुनती रही। उसने मुंबई में मेरे साथ रहते हुए क्या क्या अनुभव किया था, सब बताया। फिर मैंने भी उसके प्रति अपनी चाहत का इजहार किया। समय के अंतराल में अल्हड़ प्रेम की नदी ने परिपक्व दोस्ती के समुद्र का रूप ले लिया, जिसमें ठहराव था, गहराई थी। इसका पूरा श्रेय शाम को जाता है, जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को ही अपने में समेट लिया था। उम्र के इस पड़ाव में जब मैं वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों का बोझ ढोते ढोते थक गई थी, शरीर में शिथिलता आने के कारण जीवन खालीपन और निरुष्टता से व्यक्त हो गया था, वह श्याम की बातों से सरसराता नई ऊर्जा और उमंग से सारा बोर हो गया था। जब कभी वह कहता, बाकी तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, या मेरी फ़ोटो देखकर कहता, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो, तो मुझे अपने पर गर्व होने लगता, यह सोचकर कि आज भी मैं किसी की यादों में बसी हूँ। मुझे अपना पूरा अस्तित्व ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण लगने लगता। हम दोनों ने
ही एक दूसरे को देखने की स्वाभाविक इच्छा प्रकट की तो मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, मैं कभी इंदौर किसी काम से आया तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मेरे एक दो दूर के रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत चरितार्थ करते हुए वह वक्त भी आ गया जब किसी विवाह समारोह में आने का निमंत्रण मिलने पर वह इंदौर आया। वो समय निकालकर मेरे घर भी अपनी पत्नी के साथ आया। मेरे पति घर में ही थे। 2 घंटे हमने एक साथ बिताए। हमारे लिए कितना कठिन था एक दूसरे के सामने औपचारिकता का नाटक करना। मैंने देखा बाहरी आवरण में तो उसमें बहुत परिवर्तन आ गया था, लेकिन उसकी बोलती आंखें जैसे अभी भी 40 साल पहले की तरह मूक प्रेम निवेदन कर रही थी। दोनों के हाव भाव से लगा ही नहीं कि हम साल भर से लगातार संपर्क में हैं और हमारे मन के अंदर कितनी हलचल मची हुई है। अभी तक तो सुना था कि जब 2 लोग एक दूसरे को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उन्हें मिलाने से जुट जाती है, लेकिन अब यह अनुभव कर रही थी। पर क्या लाभ ऐसे मिलने का? परिस्थितियां बदल गई हैं। विवाह के बाद ऐसे रिश्ते अनैतिक माने जाते हैं, लेकिन विवाह तो एक समझौता होता है। प्यार का एहसास तो इस रिश्ते से बहुत परे होता है। फिर इसको समाज में अनैतिकता के दायरे में क्यों कैद कर रखा है? शरीर कैद हो सकता है, लेकिन एहसास के तो पंख होते हैं। वह तो कभी भी आज़ाद होकर खुले आसमान में विचरण करने लगता है। मैं मन ही मन बुदबुदाई। वैसे भी मैं आरंभ से ही खुले विचारों की रही हूँ। पति परमेश्वर वाली मानसिक संकीर्णता मुझे पसंद नहीं। श्याम ने मेरी इस सोच को और भी हवा दे दी थी। वह चला गया, लेकिन अपने पीछे एक एहसास छोड़ गया जो किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम दोनों के बीच की दूरियां अर्थहीन हो गई थी। मशहूर गीतकार गुलजार ने प्यार की परिभाषा को अपने एक गीत में बहुत भावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त किया है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो।